एक पहली बात हमने समझनी चाहिए कि मैं हूं, आप हूं, लॉ स्टूडेंट बनना, लीगल फील्ड में जाना, ये बड़े भाग्य की बात है। हमारे लोगों की बहुत गलत फहमी है कि लॉयर कुछ चलता नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन देखिए ना, हमारे देश की ये देखिए कि मोतीलाल नेहरू अच्छे वकील थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे पॉलिटिशियन थे, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैरिस्टर थे। तो लॉ फील्ड, बाबा साहेब तो हैज कम फ्रॉम द सफरर्स, तो भी उन्होंने लॉ फील्ड क्यों चुना? ये फील्ड ऐसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा मानवता के प्रश्न समझ सकते हैं, मानवता के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमें ये कोई पढ़ाता नहीं। पृथ्वी एक है और मानव जात एक है, ये समझकर हमारे भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है या छत्रपति शिवाजी गया, उन्होंने काम किया है। हमारे संविधान का उद्देश्य ही शोषण मुक्त समाज निर्मित का है। शोषण मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और हिपोक्रेट्स मुक्त समाज। तो ये कैसा हो सकता है? इसलिए हम हमेशा हमारे संविधान का प्रियम्बल हमारे साथ रखें। हम उसको कोई कीमत ही देते नहीं। मैं तो जिंदगी भर मेरा प्रयास रहा कि संविधान की प्रस्तावना हर घर में होनी चाहिए। ताकि तुम जो करो, पोथी पुराने ईश्वर जो भी करना है करो, लेकिन संविधान की प्रस्तावना हमारे घर में होनी चाहिए। क्योंकि संविधान ही प्रस्तावना ही हमारे संविधान का आत्मा है। और क्या दिया है संविधान ने हमें? हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे देश की हालत ऐसी है कि हजारों साल हमें पढ़ाई की मनाही थी। जिन लोगों ने प्रयास करके हमको पढ़ाने की कोशिश करी, उनका उद्देश्य था कि हम पढ़कर, जिस व्यवस्था ने हमें पढ़ने नहीं दिया उसकी पोल पोल करें, उसको समाज के सामने रखे। क्योंकि आज भी देखो तुम, यदि बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका नहीं जाते, ये नेता सब परदेश पढ़ाई नहीं जाते और यहां सिर्फ अपने जाति में, धर्म में जकड़ जाते, तो इतना काम नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, यानी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो स्वराज्य प्राप्त हुआ, लेकिन स्वराज्य का सुराज्य करने का काम, सुराज्य, ये संविधान को करना है। इसमें हम जाति के तहत, धर्म के तहत या और कई फंडे हैं जिसके तहत हम मानव जाति का विभाजन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे प्रस्तावना की शुरुआत ऐसी है, हम भारत के लोग। यदि हम किसी धर्म का नाम लेके, जाति का नाम लेके, और भारत, ये भारत नाम देने के लिए संविधान सभा में बहुत बड़ा बहस हुआ, बहस हुई, वोटिंग हुआ और भारत का नाम भारत रखना ये मेजॉरिटी ने तय किया। और हम भारत के लोग का मतलब है हम सब भारतीय। हम क्या करते हैं? भारत माता की जय कहते हैं, भारत की जय कहते हैं। तो भारत की जय या भारत माता की जय का मतलब है हम सभी भारतीयों की जय। भारत का मतलब भारत में रहने वाले लोग, सीमा नहीं।
और फिर ऑटोमेटिकली दुनिया की भी हम बात करेंगे तो वन ग्लोब एंड मानव। यदि अफ्रीका भी की लड़की और भारत का लड़का, तो उनसे पैदाइश होने वाला ह्यूमन बीइंग ही होगा, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा। तो ये मानव जात है दुनिया में, और सबका ये पृथ्वी पर सबको अधिकार है कि हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र विचार करने वाले नया पीढ़ी की निर्मित। पहला लफ्ज डेमोक्रेसी क्या थे? लगभग 170-180 देश दुनिया में, तो उसमें से सिर्फ 22 कंट्रीज है जहां और पॉपुलेशन 5 या 6%। हमारी डेमोक्रेसी और अमेरिका डेमोक्रेसी को फ्रॉड कैटेगरी में डाला है। बाकी के डेमोक्रेसी जो है वहां चीन है, रशिया है, उनका थोड़ा हुकुमशाही की तरफ झुकाव है। तो हमारी डेमोक्रेसी के वैशिष्ट्य क्या है? हम सावरी है, सोशलिस्ट है, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सब क्या है? हम राजा रजवाड़ों को क्यों करा? क्योंकि वो एक भी तबू था और उसके वजह से सब चला था। इसलिए डेमोक्रेसी 2000-2500 पहले बुद्ध के राज में डेमोक्रेसी, इसे बुद्ध को संन्यास लेना पड़ा। जो शरयू नदी थी उसके तट, उसके नदी पर एक बंधारा था यानी डैम था, और उस पानी एक तरफ कोली यानी दूसरी तरफ शाक्त समाज था, कोयली, वो बुद्ध के मामा के था वो राज्य, और बुद्ध इधर था। वो पानी से झगड़ा, पानी के बारे में झगड़ा हुआ, युद्ध पर नौबत आई, बुद्ध ने विरोध किया और बुद्ध को शिक्षा भोगने के लिए संन्यास लेना पड़ा। आज की डेमोक्रेसी जो है, तो हमारी संविधान पहले समझ लेना चाहिए कि वो 4 खंबे पर खड़ी है: सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी क्या हमने वादा क्या किया है देश को? जो हमने वादा किया है वो हम पहले समझ लेना चाहिए कि वी हैव एश्योर्ड, और वादा किया है कि जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का ब्रीद है, ये तो धर्मा ततो जया। धर्म यानी न्याय। तो धर्म और न्याय ये 2 बातें नहीं है। हमारा जो ब्रीद है देश का वो सत्यमेव जयते है, वो हमने मुंडक उपनिषद से लिया है। अभी एक ब्रायन करके न्यूजीलैंड का एक लेखक है, उसने एक हमारे ऊपर लेख लिखा है, और उसने बहुत अभ्यासपूर्ण लेख है कि वो कहता है कि भारत के लोग कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा 2-2500-3000 साल का उसने अभ्यास किया और ये ओपिनियन दिया है, वो जरूर पढ़ी आप बोले। तो आज हम ये जो डेमोक्रेसी है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन 4 पिलर पे खड़ी है, डेमोक्रेसी भी 4 पिलर पे खड़ी है। डेमोक्रेसी में कार्यकारी मंडल है, न्याय संस्था है, लोक प्रतिनिधि है, और अभी नया मोड आया है वो माध्यम, प्रसार माध्यम है। तो पहले हम जो लोगों को कबूल किया है, व्हाट इज
सोशल जस्टिस मतलब क्या है? जो हमारे देश हजारों साल उच्च नीचता थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसको फटा देके यानी उसको नकारते हुए सोशल जस्टिस की बात है। ये एक एक लफ्ज जितना महत्व का है, इतना उसका इंपॉर्टेंस है कि हमें जब सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं तो आज भी हमारे देश में आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग है, दलितों पर हमला है, यदि वो घोड़े पर बैठता है तो उसको रोका जाता है। ये तो उत्तर हिंदुस्तान में बहुत, मैं उत्तर हिंदुस्तान के कोई हमारे युवा होंगे तो उनको उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें एक ही मानव और एक ही पृथ्वी और एक ही देश सामने रख के काम करना होगा और ये लायक का काम है। ये तीन जस्टिस जो यहाँ कबूल किए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये एक दूसरे से इतने भिड़े हुए हैं। यदि इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होता तो सोशल जस्टिस नहीं कर सकते, यदि पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होता तो इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं होता और पॉलिटिकल सोशल जस्टिस भी नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए। जब हम इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं तो सोशल जस्टिस की जो तीव्रता है थोड़ी कम होती है। लेकिन ये करने के लिए मैंने पहली अमेंडमेंट हमारी पढ़ी, वो 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान अमल में आया और 1951 जून में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। उस समय 4 पर्पस थे। ये जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, 15 इक्वालिटी की बात है, तो उसको एक्सेप्शन करना था, नहीं तो कोर्ट ने वो सब उड़ा दिया होता। ये सब आरक्षण, ये सब क्यों आरक्षण है? सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो आरक्षण के बारे में इतनी गलत फहमियां है कि आरक्षण किसी को रईस बनाने के लिए नहीं है, किसी को सांपत्तिक मदद करने के लिए नहीं है। इंदिरा गांधी ने, मैंने पढ़ा उनका एक स्पीच था 1982 में, अमेरिका में रीगन प्रेसिडेंट था। उन्होंने कहा था कि मैं ये बड़े देशों के कंपटीशन में नहीं जाना चाहती हूँ, ना किसी से पंगा लेना चाहती हूँ। मेरे देश के प्रॉब्लम है, एक बड़ा तबका है जिसको हम बराबरी का दर्जा आज तक दे नहीं सके, उनको हमें बराबरी का दर्जा देना है। अमेरिका में भाषण किया था। उनका लास्ट स्पीच है, उन्होंने कहा था कि भारत का मतलब क्या है? आप लोग हैं, भारत की सीमाएं नहीं है। तो हमें सोशल जस्टिस देना है तो गैर बराबरी का, यानी हम एक वीक और दूसरा स्ट्रांग की बराबरी लगाकर जस्टिस नहीं दे सकते, तो वीक को थोड़ा हमें साथ लाना होगा। यदि हम सब की पोजीशंस जो है भारत में उसकी चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, तुलनात्मक स्टडी करेंगे, तो आरक्षण के बाद भी किसी भी की पोजीशन पर कोई भी दलित आके बैठा नहीं। दलित को क्या बिठाते हैं? चलो प्रेसिडेंट बनो सिक्के मारने के लिए, चलो गवर्नर बनो, लेकिन डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन उसको कभी मिलती नहीं जहां से वो कुछ परिवर्तन कर सके। आज ऐसा हो गया है कि हर जाति का नेता अपने जाति का शोषण करता है, तो वो भी मनुवादी बनता है। तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था कि हमारे 2 शत्रु है, एनिमी है, एक है ब्राह्मण्यवाद और दूसरा है पूंजीवाद। तो ये सोशल जस्टिस के और इकोनॉमिक जस्टिस के, पॉलिटिकल जस्टिस के रास्ते, आने वाले रास्ते हैं। ये रोडे हैं 2, ये ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। जब तक हम ब्राह्मण होकर भी हमें ये देश के लिए लॉयर बोलते हुए हमें ये सोचना चाहिए, लॉ का, कानून का भी क्या मतलब होता है? कानून का अल्टीमेट ध्येय होता है न्याय देना। न्याय देना, तो इसलिए कानून बनाते समय ही हम लोगों ने जागरूक रखनी चाहिए। यदि हम कानून
बनाते समय न्याय की बात करते हैं और सोचते हैं तो जुडिशरी का काम भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसलिए हमें पहले हम समझना चाहिए कि एज ए लॉयर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो दुनिया की ट्रेडिशन है लॉयर के बारे में, उसको हमें जतन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और यदि ये बढ़ाना है तो हमें हमारी प्रस्तावना जो है वो आइंस्टाइन कहता था कि जब मैं रात को सोता हूं तो जिसके बलबूते पर मेरा ये पिंड खड़ा है, मैं खड़ा हूं, यानी जिस श्रमिकों के जो खाता पीता हूं, वो जिनकी त्याग से मेरे घर आता है, मेरे प्लेट में आता है, उनके लिए मैंने क्या किया, ये सोचे बिना मैं सुता नहीं। तो हम भी वो आरक्षण वालों को यही बोले भाई, आरक्षण से आप वहां बैठे तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी खुद की फैमिली की जिम्मेदारी नहीं, आपके बच्चों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। तो जिस समाज के त्याग से आप वहां बैठे हैं, उस समाज के उद्धार का काम आपको करना है। हम भी सब लॉयर्स सिर्फ वकालत, बड़े वकील बनना, बहुत पैसे कमाना, अरे देखो हम जन्मे हैं ना, तो मरना तय है। तो जो बीच में का पिलर जो मिला हमें, हम बहुत भाग्यवान है कि हम इंसान हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन तो, ये सोच तो जानवरों में नहीं है, लेकिन आज के जमाने में वो सुखी हमारे, हम इतने रैट रेस में पड़े हैं और इतने स्वतंत्र विचार करने की कैपेसिटी नहीं। बुद्ध ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है कि यदि हमारा बाप ही बोलता है तो क्या बोलता है वो जांच करने का हमें अधिकार चाहिए, हमें अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो हम वो भी जांच करें, तो बाकी जो कोई बोलता है उसकी तो जांच करने का सवाल है ना। तो आज भारत में सब घराने, जो पॉलिटिकल घराने, वो चंद घराने हैं, 100-200, किसी भी पार्टी में जाओ तो उनको चिंता है कि मेरा वर्ष कौन, उनको चिंता नहीं है कि मेरी जनता का क्या हाल है और मेरे जनता के लिए मैं क्या कर रहा हूं। हमारा जब हम कानून बनाते हैं तो इसका अल्टीमेट आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम जब जजमेंट देते हैं या कोर्ट में बैठते हैं या किसी भी पद पर बैठते हैं, तो वो पद है, आइंस्टाइन ने कहा था कि वी आर डेस्टाइन्ड टू सर्व देन टू रूल। ह्यूमन बीइंग्स आर डेस्टाइन्ड टू सर्व देन टू रूल। तो रूल करना हमारा एक मकसद नहीं है, सर्विस करना हमारा मकसद है। लेकिन ये कहाँ को पढ़ाया जाता है ना, हमारी पढ़ाई में देखो ना, जो भारत की संपत्ति की नीति करते हैं वो क्या होने हालत है। कम से कम 25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो आज काम करके ही आ सकते हैं और वो रास्ते पर है। हजारों किलोमीटर हमारे भाई बहन पैदल चल रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई रास्ते में भी डिलीवरी करके चलती है, तो कभी हमारे दिल में संवेदना होती है। तो ये काम है लॉ का। लॉ को सबको जस्टिस देना है। लॉ का बेसिक ही वही है कि जो भी कुदरती संपत्ति है वो सबकी है, और जो भी कुदरती संपत्ति से संपत्ति का निर्माण, किसान हो, खेत मजदूर हो, कारखाने में काम करना रहे हो, हमारी बहुत गलत फहमी है, यानी हमको पढ़ाया नहीं गया कि देखो प्राइवेट इंडस्ट्री और पब्लिक इंडस्ट्री, यानी पब्लिक सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं और प्राइवेट उद्योग होते हैं, वो दोनों की जमीन सरकारी होती है। सुनिए, बिल्कुल दिल से सुनिए, दोनों की जमीन सरकारी होती है, दोनों की मशीनरी सरकारी पैसे से होती है। वो बैंक का लोन लेता है, ये सरकार के पैसे होते हैं। और अभी कितने बैंक डुबाने की तो फैशन हो गई ना। कम से कम 10 लाख करोड़ 2014 के बाद राइट ऑफ किए, 10 लाख करोड़। मुद्दा क्या है, तो दोनों की जमीन एक होती है, मशीनरी एक होती है, काम करने वाले एक होते हैं, हम ही मजदूर है काम करने वाले, और उनका जो प्रोडक्शन है वो खरीदने वाले हम लोग हैं ना।
और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो सब माल अपना हस्तगत करता है। ये तीन हमारे जो इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए 1990 के पहले, यानी नया अर्थनीति आने के पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन था, अलिखित डिस्ट्रीब्यूशन था। इंडस्ट्री हो तो 30% को रखे, 30% कामगारों को दे, 30% सरकार को दे, 40% कामगारों को दे। उल्टा आज 1% भी नहीं दे रहे कामगारों, 16% भी नहीं दे सरकार को दे रहे। तो साधारण 70 के बाद और ज्यादा से ज्यादा 90 के बाद भारत में ये इनइक्वालिटी शुरू हो गई। हम बात तो इक्वालिटी की करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हुए हम इक्वालिटी समझ भी नहीं पाते ना। यानी सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि सभी हमको बराबरी का दर्जा संविधान दिया है। क्या संविधान दिया हुआ दर्जे को अमल हुआ है क्या? तो नहीं हुआ। वही बात इकोनॉमिक जस्टिस की है, वही बात पॉलिटिकल जस्टिस की है कि हमारा यदि किसी को कैपिटलिस्ट का आधार नहीं है या कैपिटलिस्ट की मदद से वो लगता नहीं है, तो वो चुनकर नहीं आता। तो हुआ क्या? ये लिबरलाइजेशन है, ये लिबरलाइजेशन हमारे लिए नहीं था, वो लिबरलाइजेशन था पूंजीवादियों के लिए। और पूंजीवादी ने जो पहली डिवीजन था वो सब नकारा। कम से कम टैक्स, कम से कम मजदूरों को मजदूरी और ज्यादा से ज्यादा पार। तो हुआ क्या? तो ना हम ये तीनों इक्वालिटी के बारे में जो बोल रहे, जस्टिस देने के बारे में बोल रहे, तीनों क्षेत्र में हम जस्टिस नहीं दे सके। इसका काम कौन करने वाला है? ये जो अवेयरनेस है, ये गांव गांव में हमारे जो अंतर भाई बने हैं उनको समझेगा। तो ऐसे हमारी थॉट ऑफ इक्वालिटी का, इसका जो जिक्र करना अभी इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन हर क्षेत्र में हम नाकाम रहे। अब क्यों है? तो मैंने कहा कि शुरू में ठीक चल रहा था, 1970 तक, 70, 72, 73 तक ठीक चल रहा था। दुनिया भर के कैपिटलिस्ट ने 71 से एग्रेसिव बनना शुरू किया। नहीं तो दुनिया भर में भी डेमोक्रेसी अच्छी। आज जो सिर्फ 22 कंट्री में है, ने 5%, 6% पॉपुलेशन अच्छी डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज बहुत था। और कैपिटलिस्ट को रोका था। हमारे भारत में भी कंट्रोल था। गवर्नमेंट का काम ही है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना। लेकिन ये कंसेप्ट ऐसा आया कि नहीं, इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करना है। इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करना है यानी पूंजीवादी को कंट्रोल नहीं करना। तो जो प्रस्तावना है हमारी भारत के संविधान की, यानी संविधान ही हमारा इतना एक अलग संविधान है दुनिया से, जिसमें ये सब जस्टिस की बात करी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। आज तो सब कागज पर है, उसकी अमलबजावनी हो नहीं रही है। जो भी कोई बात करता है उसको डर है, उसके मन में डर है, मरवाने का डर है, फॉल्स प्रोसिक्यूशन का डर है, तो वही कोई बोलता ही नहीं। हम यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो राइट टू लिव है। तो राइट टू लिव का मतलब क्या है? जानवर जैसा है या ह्यूमन बीइंग जैसा है? और राइट टू लिव के लिए क्या चाहिए? मैंने जो कहा, जिक्र किया कि आज देश की संपत्ति 1% लोगों के हाथ में 73% संपत्ति है और 10% लोगों के हाथ में 77% संपत्ति है। हम इतने कोरोना के भयंकर महामारी से लड़ रहे हैं, तो हमने सुझाव दिया था कि ये सब संपत्ति किसकी है? संपत्ति की निर्मित तो हम लोग करते हैं ना। मैंने अभी बोला पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्या फर्क है, बोला आपको। मैं किसी इज्म का आपके सामने नहीं कर रहा हूं प्रचार या प्रसार,
किसी इज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। तो संविधान कहता है कि यदि ये इनइक्वालिटीज होती है, आर्टिकल 39, 34 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे तो हमारे देश का कानून बनाने के पहले आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, पहला दूसरा, तो क्या कहता है कि कानून बनाने के पहले ये हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन कोई भी कानून भारत में बनता है तो वो कानून में ये प्रिंसिपल्स का अंतर्भाव होना चाहिए। ये उसकी थ्योरी बहुत अलग है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने तब कहा था, और उनकी स्टेट्स और माइनॉरिटी करके एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसमें उन्होंने कहा था, देखो कितना बढ़िया विचार था। उन्होंने कहा था कि आने वाले संसद एक कैपिटलिस्ट की दलाल होंगे, इसलिए आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन में तरतूद करना चाहता हूं कि जो भी श्रमिक है, उन्होंने अपनी जाति का नहीं उल्लेख किया, जो भी श्रमिक है जो संपत्ति की निर्मित करते हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये कॉस्ट प्राइस में मिलना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ना किसी इसके ऊपर किसी ने मुनाफा नहीं कमाना है, ना किसी ने इसके ऊपर एक्सप्लॉइट करना है। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का मसूदा था। वो आचार्य कृपलानी वो फंडामेंटल राइट्स के उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने वो नकारा। बाबा साहब बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ कि ठीक है, वो जो फंडामेंटल राइट्स में आप लाना चाहते हैं वो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लाएंगे, और वो सब बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आए, फंडामेंटल राइट में नहीं आए। अभी हम सब लोग आंदोलन करते करते फूड सुरक्षा कानून आया, वो हमारे सब लोगों के आंदोलन के बदौलत आया है। तो फूड सिक्योरिटी अभी कानून में है, पेपर में है, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं है। तो मैं बोलने का मतलब ऐसा है कि जब भी हमारे देश के मेजॉरिटी यानी श्रमिक, संपत्ति निर्मित करने वाले, इनके फेवर में जब भी कुछ होता नजर आया तो हमारे देश के प्रस्तापितों ने उसको बहुत सिस्टमेटिक विरोध किया और वो नकारा, या कागज पर आया, अमलबजावनी हुई नहीं। तो ये काम कौन करेगा? ये तो काम हमें करना है, लॉयर्स को करना है, लॉ स्टूडेंट को करना है। लॉ की डिग्री करते समय ही हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि हम एक भाग्यवान है कि हम लॉ पढ़े, हम जानते हैं कि अन्याय कहाँ हो रहा है। यदि लॉ पढ़ के हमको अन्याय कहाँ हो रहा है ये समझता नहीं तो हम क्या लॉ पढ़े? तो इसलिए चाहते थे वो, तो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, राइट टू लिव, राइट टू डिफेंड, राइट टू, अभी एक एक्सप्रेशन की बात हुई। तो ये सब जो है, यदि मैंने बोला हमारे जो 4 डेमोक्रेसी के विंग है, ये चारों विंग्स अपने अपने दायरे में काम करते। रिपीट करता हूं, ये चारों विंग्स, मीडिया, जुडिशरी, कार्यकारी मंडल और प्रतिनिधि मंडल, यदि अपने अपने दायरे में ऑनेस्टली काम करता है तो देश में कोई भूखा नहीं रह सकता, देश में एक भी गुनाह नहीं हो सकता। एक भी गुनाह नहीं होगा यदि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं किया, और यदि उनको मालूम है कि नेतागण, अभी देखो ना, आपने देखा होगा अमेरिका में एक स्टेट का पुलिस प्रमुख, ह्यूस्टन का, वो प्रेसिडेंट को बोलता है, यू शट अप, इफ यू डोंट हैव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, यू प्लीज शट अप प्रेसिडेंट। कौन बोलता है? एक स्टेट का पुलिस चीफ है, सब अमेरिका का पुलिस चीफ नहीं हो। हमारा तो चीफ जस्टिस में नहीं बोल रहा है। यानी जो संवेदना हमें हमारे समाज के बारे में चाहिए, वो निर्माण करने में हमारा एजुकेशन, हमें संस्कृति क्यों कम पड़ गई है, हमें क्या कमियां हैं, ये खोजने का काम भी हम लॉयर को कर रहे हैं।
तो यदि वो पुलिस ऑफिसर की यही हिम्मत है, और अब आज क्या होगा उधर, काले के साथ गोरे जुड़ गए, अन्याय किसी किया, गोरे किया, काय किया, लेकिन गोरे ज्यादा है संख्या में और वो जुड़ गए उसमें, उनको सहाय कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा होगा क्या कभी दलितों के साथ ब्राह्मण आंदोलन में जाएंगे? नहीं जाएंगे, फिर इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। तो ये कब होगा? जब हम लोग, हमारे सब लॉयर कम्युनिटी, देखो ना, अभी बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने नॉलेजेबल लोग हैं कि जब मजदूर चल रहे हैं रास्ते में, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनकी हालत देखा नहीं जाती थी। फॉर्चुनेटली कई हाईकोर्ट जजेस ने कहा कि मुझे वो देख के रोना आ रहा है, तो है कहीं तो इंसानियत जिंदा है। मद्रास हाईकोर्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट है, और भी कई हाईकोर्ट ने ये बात गई और उन्होंने रिलीफ देना शुरू किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर लिया, पहले तो फेंक दिया था। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हमारे माँ बाप के साथ है, वो हमारे ईश्वर है, क्योंकि ये 4 विंग है। एक देखो, आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत जुडिशरी, यानी भारत की जुडिशरी का इंडिपेंडेंट स्थान दुनिया में किसी देश की नहीं, और पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर जो है वो दुनिया में किसी भी हाई कोर्ट को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो यदि हमारी जुडिशरी सिर्फ डाली है तो सब हो जाएगा। तो किसका काम है? सिर्फ लॉ का ही काम है। हम जीवन के, जिंदगी के हर क्षेत्र के जड़ से बात करेंगे तो उसका संबंध सिर्फ लॉ से आता है। हम समाज के डॉक्टर हैं, जब हम लॉ बनाते हैं तो वो मेडिसिन है, और उसको जब हम करेक्ट डायग्नोसिस करके लॉ बनाएंगे तो रोगी बड़ा होता है, ठीक होता है। ये रोग है, ये जो समाज में जो रोग, सामाजिक रोग है, आर्थिक रोग है, ये कमियां है, इसको दुरुस्त कौन करेगा? इसको दुरुस्त हमें करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम जज के सामने आर्ग्यू करते हैं तो हमें प्रिज्यूम करना चाहिए कि जज को कुछ मालूम नहीं। हमें जज को बताना है कि ये मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल करो। तब जज को बहुत, ये ऐसा है कि लॉ इज एन ओशन, ये किसी के बस की बात नहीं है कि मुझे सब मालूम है कहना। और ये जब फर्क हम देखते हैं, मैं भी जुडिशरी में था, बहुत इंडिपेंडेंट काम किया मैंने। जो जजमेंट दिए उसके पार्लियामेंट को कानून करने पड़े। फॉर एग्जांपल, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस, ये हमारा जजमेंट है 85 का। एक्साइज रिफंड का जजमेंट है। एक्साइज जब मालिक, मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर के मालिक जब कुछ बेचते हैं हमको तो उसमें एक्साइज वसूल करते हैं, लेकिन वो सब एक्साइज वो वापस लेते हैं सरकार से, कुछ बड़े बड़े वकील देके कोर्ट में। तो मैं एक मैटर में, नरीमन पालकी वाला, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। तो वो रिफंड मांग रहे थे, तो मैंने कहा रिफंड आपको लेने का क्या अधिकार है? पैसे किसके? कस्टमर के है, कस्टमर को देने चाहिए। वो दे नहीं सकते तो हम कस्टमर वेलफेयर फंड करेंगे, आपको पैसे कैसे देंगे वापस? तो मेरा ब्रदर जज भी मेरे खिलाफ था और सब वकील मेरे आंख पर आ गए। मैं तो एक देहात से गया था, मेरी एक एक्सेप्शनल केस थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गया डायरेक्ट हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मेरे खिलाफ था। उन्होंने मुझे सिंगल बिठाया। पहले दिन मैंने 2 जजमेंट दिए, एक इनकम टैक्स का, एक फॉरेस्ट का, दोनों में एक सरकार को अमेंडमेंट करनी पड़ी। ये रॉबर्ट कॉमन सेंस है, इसको बोलते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। मैं तो कुछ नहीं था। मैं, मेरी झोपड़ी मैंने कई बार डाली है। मैं क्या बोल रहा हूं ये कि लॉयर का काम क्या है? लॉयर के लिए व्यापक दृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल प्रामाणिकता से आदमी बड़ा होता है। मैंने वकालत में ज्यादा पैसे नहीं कमाए,
लेकिन मैंने पहला काम क्या किया, तो जुडिशियल रिक्रूटमेंट में अन्याय था। 30 साल की उम्र, 3 साल की प्रैक्टिस, तो हम देहात के लोग जज बन नहीं सकते, मैजिस्ट्रेट ही नहीं बन सकते थे। तो मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर को विनती करी, पहला वो लॉ बदला, वो किया 35 साल ओपन, 40 साल रिजर्वेशन के लिए। दूसरा, ये जो आप पुराना कोर्स पढ़ रहे हैं, वो कोर्स बंद किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया 1979-80 में। सभी देश के बार काउंसिलर पुणे में बुलाए, और वो कोर्स जो चालू है वो मेरे वजह से चालू है। तो ये जो प्रामाणिक सोशल वर्क है, इससे वो जो उसमें गेस्ट कौन आए थे, जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़, एजुकेशन मिनिस्टर थे तब शंकरराव चौहान, हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि इतना अच्छा पॉइंट हमको कैसे नहीं लगा। भगवती बोले कि ये पुराना कोर्स बंद करने से गरीबों की लॉ की शिक्षा बंद हो जाएगी, ये तुझे समझा, मुझे क्यों नहीं समझा। तो मैंने कहा सर, मैं एक लेबरर का सर हूं, आप तो चीफ जस्टिस के बेटे हैं, तो ये फर्क पड़ता है। तो वो मेरे माँ को मिलने गए और उसको वादा किया कि इसको मुझे जज बनना है। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, वो 38 झगड़ा हुआ, मैं बना। लेकिन बात वो नहीं है, बात क्या है, लॉयर को समाज के दुख समझने चाहिए। जुडिशियल रिक्रूटमेंट है, पुराना कोर्स बंद किया तो क्या होगा, और वहां बैठ के भी हमने क्या किया, और वहां छोड़ के भी हमने भूमिहीनों के लिए रेशन कार्ड के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया। इसलिए अन्न सुरक्षा कानून लाने में वो अभी भी जिंदा है, वो जयराम रमेश, उनको पूछो कि वो मेरे आंदोलन, वो बोलता था आपके आंदोलन का मुझे बहुत फायदा हो रहा है, ये कानून मुझे लाना है, लेकिन सब एस्टेब्लिश लोग उसको विरोध कर रहे हैं, अन्न सुरक्षा को। मतलब ऐसा है कि हमें ये विजन होना चाहिए कि हम लॉयर किस लिए बने। इसलिए मैं सबको, मेरे बेटा बेटी, जो भी मेरे एक अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम नहीं है लेकिन गरीब के बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, 100 बच्चे हैं, तो वो भी मैं लाता हूँ यहाँ, तो पुणे में लाके मेरे घर रख के उनको लॉयर ही बनाता हूँ। सैकड़ों लॉयर मैंने बनाए हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं किसी भी दूसरे प्रोफेशन से लॉयर का प्रोफेशन ज्यादा पसंद करता हूँ। जोक करने के लिए भी मैं कहता हूं कि लॉयर बनेंगे तो एक तो मोतीलाल नेहरू बनेंगे, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। अच्छी वकालत है मोतीलाल नेहरू, नहीं तो पॉलिटिक्स में आए जवाहरलाल नेहरू। लॉयर में नुकसान कुछ नहीं, लेकिन वो विजन होना चाहिए। हमारे कई लॉयर रोते हैं, अभी भी कल ही मेरे साथ कुछ लॉयर बात कर रहे थे कि लॉकडाउन के कारण हम भिखारी हो गए, हमको कुछ मदद करो, हमको लोन देने की सरकार को बोलो। हालत तो बुरी हो गई है, लेकिन वो हम खुद के लिए जो सोचते हैं, समाज अभी उन्होंने कभी सोचा कि ये हजारों किलोमीटर ये लोग पैदल चल रहे हैं, उनके लिए भी हमारी कुछ ड्यूटी है। तो हमारा संविधान के आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये सब जो हमको अधिकार देते हैं, वो अधिकार बहुत सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिट किया है। बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, चिन्नाप्पा रेड्डी, भगवती, कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीबी सावंत, बहुत प्रोग्रेसिव जजेस थे। उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट दिए, लेकिन आजकल के जुडिशरी में उनके जजमेंट खत्म करने के लिए होड़ लगी है। क्यों लगी है? तो हम जो कहते हैं कि वो हमारे ईश्वर है, वो माता पिता है, वो साले ईश्वर बनने को तैयार ही नहीं। क्या बनते हैं? चीफ जस्टिस के बाद गवर्नर बनते हैं, चीफ जस्टिस के बाद राज्यसभा में जाते हैं। अरे चीफ जस्टिस की पोजीशन सबका बाप की पोजीशन होती है। कैसे आराम से बीती जिंदगी समाज के हित में बितानी चाहिए। तो क्या गवर्नर क्या पद है, और राज्यसभा में क्या है? इनको कौन बोलने देगा वहां? तो मतलब मैं किसी के ऊपर टीका करने की मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है कि हमारा विजन बहुत विस्तृत होना चाहिए। हमें हमेशा समाज की सोचना चाहिए, और जब हम समाज की सोचेंगे तो जो आपको लगता है ना कि झूठ बोल के बड़ा हो जाएंगे, उससे भी समाज के साथ सच्चा काम किया तो आप बहुत बड़े बन सकते हैं।
और ये मेरा अनुभव नहीं, दुनिया का अनुभव है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में जो हम कागज पे लिखा है वो हमें अभी तक मिला नहीं। हमारी क्या हो गया है कि हमारे भेजा सड़ने का काम रात दिन चल रहा है। हमारा मीडिया है, मैंने बोला कि हमारे दो शत्रु है, अभी बार बार उनका नाम नहीं लेता, पर आज सब मीडिया पूंजीवादियों के हाथ में है और सब सरकार भी पूंजीवादियों के हाथ में है। लॉकडाउन करना है, पूंजीवादी डिक्टेट करेंगे। अनलॉक करना है, पूंजीवादी डिक्टेट करेंगे। क्योंकि आज बाजार में क्या अवस्था है, सब हमारी इकोनॉमी ठप है। कोरोना के पहले, नोटबंदी के बाद सब इकोनॉमी ठप है, छोटे मोटे उद्योग बंद है। एफडीआई आया, हमारे 5,000 छोटे छोटे दुकानदार थे, एफडीआई आने के बाद वो खत्म हो गए। मॉल्स आए, वहां सस्ते में माल मिलने लगा। और वो कौन है, वो जोन तो वहां से डायरेक्ट बुलाते तो वो तो हाफ प्राइस मिलता है। तो हमारे सपोज एक 5 करोड़ दुकानदार थे, हर एक के दुकान में 1-2 लोग काम को थे, तो वो 10 करोड़ हो गए। और उनकी 5 करोड़ की 5-5 की संख्या फैमिली की होगी तो 25 करोड़ हो गए। तो एफडीआई आया, 30 करोड़ लोग बर्बाद हो गए। अभी ये हमारे सार्वजनिक उद्योग बेच रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग यानी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, इसलिए लोगों को बैंक मालूम हुई। बैंक मालूम ही नहीं थी। जब राष्ट्रीयकरण किया तो कानून आया कि हर गांव में शाखा होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम शाखा ओपन हुई और हमें बैंक मालूम हो गई। मैंने खुद हमारे खेती में बावड़ी के लिए 10,000 का कर्ज निकाला था। तो बात ऐसी है कि समाज के पास जाने के लिए और समाज के पास रिसोर्सेज भेजने के लिए भी चाहत होती है, इच्छा होती है, विजन होता है। अब ये बैंक सब दिवाले में है। बैंक में पैसे किसके? कोई भी कैपिटलिस्ट बैंक में पैसे नहीं रखता। पैसे कौन रखते हैं? हमारे गरीब लोग रखते हैं, हम रखते हैं। और वो गरीब के पैसे अभी डूबने के करार पर है, डगर पर है, डूबने के डगर पर है। लाखों करोड़ रुपए, यानी 2014 के बाद का ही हिसाब मैं आपको दे सकता हूं कि कम से कम 50 लाख करोड़ का घपला है। 10 लाख करोड़ मैंने बोला अभी कि लोन राइट ऑफ है, कर माफी, एक्साइज माफी और भी कई फंडे होते हैं। तो उसमें हमने क्या बोला अभी कि 73% लोगों के पास हमारी 500 लाख करोड़ की संपत्ति है। 500 लाख करोड़ पर सिर्फ 2% कोरोना टैक्स बिठाओ, 2%, तो हमको इमीडिएटली 10 लाख करोड़ मिल सकते हैं। वो सब हम कोरोना के लिए क्या किया? लॉकडाउन करने का मतलब क्या था? आप लोगों ने समझना चाहिए कि जब बच्चा रोता है तो मां बोलती है तू ठहर, ये खेलने के साथ खेल, मैं तुझे खाने के देता हूं। वो लॉकडाउन का हेतु था कि बड़ा संकट आया है, आप घर में बैठो, तब तक मैं आपकी सब व्यवस्था करता हूं। मेडिकल किट्स, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जो भी मेडिसिन, मास्क जो भी है हमारे पास नहीं है तो हम वो उपलब्ध करें तक आप घर में बैठो। क्या किया हमने? थालियां बजाई, मोमबत्ती जलाई और उदाहरण क्या दिया कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था, यानी खत्म हुआ। हमारी कोरोना की लड़ाई 21 दिन में खत्म होगी। क्या बकवास करते, क्या बात करते। हमारा संविधान कहता है कि हम विज्ञानवादी, विकासवादी, सत्संग बुद्धिवादी, तर्कवादी बने। ये हमारे मूलभूत कर्तव्य में है। आर्टिकल 51A का कुछ है, 51 ही है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, लीगल एड, शक्य तो ना मुनाफा ना टोटा बेसिस पर हमको घर पर मिलनी चाहिए। ये हमारे बाबा साहब का यानी संविधानकार का ये इच्छा थी। और वो उन्होंने जो मूलभूत यानी फंडामेंटल राइट पे लाना चाहते थे, विरोध हुआ तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लाने की कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल
जब हम कोर्ट पे जाते हैं तो कोर्ट बोलते हैं वो दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट देम। कई कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट का दर्जा इनको है और वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन हमारी लीगल डिफिकल्टी है। कई कोर्ट कहते हैं। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपका धान सड़ रहा है, यानी यूपीए के कार्यकाल में जब हम आंदोलन कर रहे थे, धान सड़ रहा है तो सड़ने के बजाय आप लोगों को बांटो ना। लेकिन किसी की भी सिस्टम आई, कोई भी सत्ता पर आया, तो हमारे शत्रु दो हमेशा है, वो है ब्राह्मण्यवादी ताकत और पूंजीवादी ताकत। कांग्रेस के जमाने में 1% लोगों के हाथ में 48 या 49% प्रॉपर्टी थी। मोदी के जमाने में वो बढ़ के 73% हो गई। और दूसरा क्या हुआ, तो कहां सोशल जस्टिस रहा, कहां इकोनॉमिक जस्टिस रहा। आरक्षण खत्म किया, कई कोर्टों ने उसमें ये धन्यता मानी और एक आरक्षण खत्म करने के लिए, क्योंकि माहौल ऐसा बना है कि जिस माहौल में गरीबों को जगह ही नहीं है। कल्पना करो कि ये सब मजदूर काम नहीं करते तो हमारे घर चलते, हम 2 समय की रोटी खा सकते। यदि किसानों ने तय किया, वो नहीं कर सकते कि जो मुझे चाहिए उतना ही मैं उपजाऊंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा कुछ, तो क्या करेंगे लोग। लेकिन वो यूनियन नहीं ना, दे आर अज्ञानी हो। वो जैसा आप एक्सप्लॉइट करेंगे वैसा वो नाचते हैं। जैसा आप धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम के, जाति के नाम पे उनको नचाएंगे, नाचते हैं। ये हमारा काम है। हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं करने को बोल रहे, हम सबको न्याय देने की बात कर रहे हैं। और सबको न्याय देने की बात जब करता है अभी, तो वो लॉयर ही करता है, और सत बुद्धि वाला लॉयर कर सकता है। क्योंकि बाकी लोगों को ये जानकारी नहीं होती ना कि हमारे ह्यूमन राइट्स है। यूनो को हमने कमिट किया है कि 18 साल के बच्चे तक हम सबको फ्री पढ़ाएंगे। यूनो को हम पढ़ाते हैं क्या? अभी तो सरकारी स्कूल बंद हो गए। यानी सरकारी स्कूल बंद करना का मतलब है जेल की संख्या बढ़ाना, क्योंकि गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे। मैंने देखा है वो आरटीई लाया है। देखो, आरटीआई अल्सो कांग्रेस ने लाया, बहुत अच्छा कानून है, वो इन्होंने खत्म कर दिया। आरटीई है राइट टू एजुकेशन, वो खासगी स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी 25% लोगों को, बच्चों को, गरीबों को एडमिशन देने के कागज पर तरतूद है, मिलता नहीं। और मिलता है तो उनको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिलती है। पुणे में मैंने ऐसे कई स्कूल से झगड़ा किया, अधिकारियों से बात की, उनको अलग खाना, उनका अलग ट्यूशन, उनका अलग क्लास। अरे तो फिर वही हो गया ना। तो इसके बारे में कौन सोचेगा। ये सब मानव जैसा है, हम खाते हैं तो सबका पोषण करते हैं ना, हाथ का, पाव का, ब्रेन का, सबका पोषण हमारे मुंह से खाते हैं हम। वैसा हमारा नेता चाहिए कि उसके मन में सबके लिए दया चाहिए, सबके लिए संवेदना चाहिए, सबका पोषण करने की जिम्मेदारी है, यानी सबको न्याय देने की जिम्मेदारी उसकी होती है। जैसे फैमिली मेंबर होता है, फैमिली का करता होता है, सबके तरफ देखता है, वैसा ही है। वो कोई भी पद पे बैठे, जजेस हो, लोकप्रतिनिधि हो, उनका उत्तरदायित्व सबको न्याय देने का होता है। लेकिन हम तो सबको न्याय देने की कभी सोच नहीं सकते। लॉयर छोड़ के, यानी राइट माइंडेड, वेल इंटेंशन लॉयर छोड़ के कोई सोच ही नहीं सकता। मानवता के लॉयर की मैं ज्यादा, थोड़ी आप सब लॉयर है इसलिए थोड़ी मैं ज्यादा स्तुति कर रहा हूं। लॉयर उतने भी बुरे हैं। जो मैंने कहा कि मैं जब एक्साइज का जजमेंट, मैं कहा कि आपको अधिकार नहीं है, तब मेरे ब्रदर जज मेरे खिलाफ थे, सब लॉयर्स मेरे खिलाफ थे। लेकिन उसका मैंने पार्लियामेंट में जाके कानून करवाया। मैं राजीव गांधी से मेरा जजमेंट दिखाया कि हाउ पब्लिक मनी इज बीइंग लूटेड एंड दैट टू lakhs ऑफ करोड्स। इसे ओ जज साहब, ये तो बहुत अच्छा है। मेरा उनकी पहचान नहीं थी, कल्पना राय हमारे दोस्त थे, उन्होंने उनको मुझे मिलवाया। तुरंत उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को फोन किया कि ये सब पेमेंट स्टे करो। एक आदमी जजशिप में या लॉ बनकर क्या कर सकता है, ये मैंने बताने के लिए आपको मेरे उदाहरण दिए। मेरा खुद का कुछ नहीं है। मैं जिस गरीबी से आया,
जो झगड़ते झगड़ते यहाँ तक आया तो उसका नतीजा है। तो बोलने का हम सब भाग्यवान इसलिए है, यदि हम सही रास्ते पर सोचते हैं तो हम सब लोग एक देश को दिशा दे सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं, और ये ताकत हमारे में है। और मैं बोलता हूं कि देहाती हमारे जो बच्चे हैं उनमें बहुत ताकत है, उनका बहुत अच्छा रोबोट कॉमन सेंस होता है। मैं तो देहाती हूं, जब हाईकोर्ट में गया तो मुझे अनुभव ही नहीं था हाईकोर्ट का। तो भी पहले दिन मेरे सामने 2 मैटर आए, मैंने सब डिपार्टमेंट को बुला लिया था अगले दिन, मैंने पढ़ के कि इनकम टैक्स की एक 94-95 साल की एक बुढ़ी, उसको झूठ स्टेटमेंट दिया इनकम टैक्स के सामने, इसलिए 6 महीने की सजा करी थी। सेक्शन ही है, झूठ बोला 6 महीने। मैंने कहा क्या बात करते हैं, उसको क्या मालूम। उसको पूछा था कि तेरे लॉकर्स है क्या बैंक में, वो बोले नहीं मुझे नहीं, लॉकर्स नहीं। अब उसके बेटे ने लॉकर्स खोले इसके नाम के, तो उसको क्या मालूम। 6 महीने मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती इनको, ये मास 95 ईयर्स की, वो कहाँ जेल में भेजेंगे 6 महीने आप। बोले कानून है। मैंने कहा कानून क्या है। तो मैंने कहा आप क्या शपथ ओथ पर स्टेटमेंट लिया क्या, नहीं बोले। तो मैंने कहा जब तक आप ओथ पर स्टेटमेंट लेते हम कैसे भरोसा करेंगे। तो अभी वो अमेंडमेंट आई है, स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ। फॉरेस्ट का ऐसा था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लकड़ी चुराते हैं उनको शिक्षा होती है, जो सॉमिल चलाते हैं उनको नहीं होती, उनको आरोपी नहीं करते थे। मैंने कहा जब तक सॉमिल लकड़ी नहीं लेंगे तो वो चुरा के क्यों लाएंगे, तो सॉमिल को आरोपी करो। तो एक सोचने की मैं बोल रहा हूं कि हम कर सकते हैं, लेकिन जब व्यवस्था को मालूम हुआ कि मैं व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा हूं तो मुझे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देना बंद हुआ। ऐसे होता है, लेकिन जहां तक कर सकते हो करो ना। और सबसे अच्छा लॉयर का काम है कानून बनाने से कानून का इंटरप्रिटेशन करने तक, और ये इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना आप लोग स्टूडेंट लाइफ में सोचते हैं। क्योंकि हमारे तुकाराम महाराज ने कहा था कि पाहिजे तो कळवळा, यानी मैंने बोला चाह है तो राह है, मिलता है, सब मिलता है, सब होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा था, फंडामेंटल राइट को मैंने आपने बताया, प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान का आत्मा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये सभी जस्टिस की बात करी है, और वो जस्टिस मिल देने का प्रयास स्टेट करे, ऐसे कानून बनाए, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और आखिरी चैप्टर जिसके ऊपर हमने बोलना चाहिए वो है ड्यूटीज ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। वो ड्यूटीज के बारे में तो हम कुछ करते ही नहीं। ऐतिहासिक वारसा का जतन करना है, ये विज्ञानवाद विकासवाद का बढ़ावा देना है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की कोशिश करनी है। कोशिश हो गई, वो पहले फंडामेंटल राइट में था कि देना ही था, करनी है, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं होती। जब तक हम यानी लॉ स्टूडेंट्स इसके ऊपर चिन्नापरेड्डी कहते थे कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स गांव गांव जाए, घर घर जाए। आप बोलेंगे हमको खाने को नहीं, रोटी नहीं। अरे मैं तो 2-2 दिन भूखा था, रोटी बेटी कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुमको कोई नहीं रोक सकता, इफ यू आर वेल इंटेंशन्ड सिटीजन। तो आप कर सकते हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई, आप भी थक गए होंगे, आपको भी थोड़ा नया है, सुनने को भी तकलीफ होती होगी, लेकिन ये ट्रूथ है, ये रियलिटी है। जब तक ये आप समझेंगे नहीं, इस पर अमल करेंगे नहीं, देश की डेमोक्रेसी, आज भी मैंने कहा फ्रॉड डेमोक्रेसी में हमारा नाम है, हमारा और अमेरिका दोनों का नाम है फ्रॉड डेमोक्रेसी। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।